हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ एज पर। तो जैसे कि पहली वीडियो में हमने डीओई का एक सैंपल पेपर सोल्व किया 2024-25 का, जिसमें हमने एमसीक्यू सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो उसी का ये पार्ट 2 है, जिसमें आज हम क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 जैसे ये कह रहा है, यूक्लिड के अभिग्रहित कथन को संतुष्ट नहीं करता। तो ये चार ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, तो चारों में से कौन सा यूक्लिड का अभिग्रहित नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है। तो जैसे हमारा पहला है, जो चीजें एक ही चीज के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये यूक्लिड का अभिग्रहित है। देखते हैं इसको। यूक्लिड ने क्या कहा कि सपोज करो ए, बी और सी, ये तीन कोई व्यक्ति हैं, और सी के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं। ए के पास इस सी के बराबर पैसे हैं, यानी कि मतलब इस पे भी 100 रुपए, और बी के पास भी इस सी के बराबर, मतलब इसके पास भी 100 रुपए। ए और बी दोनों के पास जितने सी के पास है उतने ही रुपए हैं, तो इट मीन्स ए और बी के पास भी बराबर होंगे, ये इसने अभिग्रहित ने कहा। तो देख लो, ए के पास भी 100 है और बी के पास, तो ऑप्शन ए हमारा यूक्लिड का ही अभिग्रहित है। लेकिन इन्हें पूछा है नहीं है, वो बताना है। तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड देखेंगे, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होता है। तो ये भी यूक्लिड का ही अभिग्रहित है। देखो कैसे, इसको समझेंगे जरा। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण जो है बराबर होता है। सपोज करो हमारे पास ये दो संख्याएं हैं बराबर, अब इन दोनों में बराबर संख्या जोड़नी है हमें। सपोज हमने जोड़ा 10 और इसमें भी 10 जोड़ा, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा इधर भी 60 मिलेगा और इधर भी 60। तो अगर बराबर संख्याओं में बराबर संख्या जोड़ी जाए तो हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो भी बराबर होता है। तो ये भी अभिग्रहित ने कहा था, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। यदि बराबर में से बराबर घटा दिया जाए तो शेषफल बराबर होता है। ये भी अभिग्रहित का ही, यूक्लिड का ही अभिग्रहित है। देखो कैसे, अगर दो संख्या हमारे पास बराबर संख्याएं हैं, अब इनमें कोई बराबर संख्या घटानी है। मान लिया हमने 10 घटाया, दोनों बराबर संख्याओं में से बराबर संख्या 10 घटाई हमने, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा 90, और यहाँ भी 90। तो ये ही यूक्लिड ने कहा कि अगर दो बराबर संख्याएं हैं उनसे बराबर घटाए तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो भी बराबर होगा। तो ये भी यूक्लिड का ही एक अभिग्रहित है, जो तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ये कह रहा है पूर्ण भाग से छोटा होता है, ये यूक्लिड का अभिग्रहित नहीं है, यही हमारा आंसर है। तो इसको समझेंगे जरा, ये क्यों नहीं है। हमने मान लिया एक पूर्ण भाग 100 है और उसके हमने 3 भाग करे, 50, 30 एंड 20। ये भाग है किसके, 100 के। 3 भाग कर दिए, 50, 30 एंड 20। तो देखो ये तीनों ही जो भाग हैं वो ये पूर्ण संख्या है, इसके भाग है, ये पूर्ण है और ये इसके 3 भाग। तो जितने भी ये तीनों भाग हैं ये पूर्ण संख्या से छोटे हैं, लेकिन ये कह रहा है पूर्ण भाग से छोटा होता है। तो ये जो पूरी संख्या बड़ी है, क्या इनसे तीनों से बड़ी है? नहीं ना, तो ये गलत है। तो जो भाग होते हैं वो पूर्ण से छोटे होते हैं, तो ये हमारा सही आंसर है, जो कि यूक्लिड का अभिग्रहित नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिए गए चित्र में एंगल ए सी बी सर्वांग सम है एंगल ए डी बी के सिद्ध करने के लिए, मतलब ये सर्वांग समता का नियम है। तो दिए गए चित्र में कोण ए सी बी सर्वांग सम कोण ए डी बी। तो क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है, तो ये त्रिभुज होना चाहिए। यहाँ पे दो त्रिभुज है ए सी बी, तो सर्वांग समता का नियम तो भाई त्रिभुज में लगेगा, तो इसको हम सर्वांग समता के लिए त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज है, त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए डी बी। इनको सर्वांग सम सिद्ध करने में किस सर्वांग समता का नियम प्रयोग किया गया है, ये हमें देखना है। तो ए एस ए एंगल साइड एंगल, एस ए एस साइड एंगल साइड, ए एस एंगल एंगल साइड, या आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो ये 4 नियम है, इन चारों में से कौन सा इसमें काम करेगा इसको सिद्ध करने के लिए, तो देखेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम देखेंगे हम। डायग्राम में त्रिभुज है ए सी बी और ए डी बी। त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए डी बी। तो इन दोनों में जो जो बराबर है वो हम देखेंगे कौन कौन बराबर है। तो इस त्रिभुज में भुजा ए सी और इस वाले त्रिभुज में भुजा ए डी, ये दोनों बराबर है। ए सी बराबर ए डी, रीजन में आप लिखोगे दिया है।
क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये बराबर है। सेकंड चीज देखो क्या है, ये जो एंगल है ये इन्होंने ऐसे ऐसे दिया है बराबर, एंगल ए सी ए बी, एंगल सी ए बी बराबर एंगल डी ए बी के, एंगल डी ए बी। तो एक कोण बराबर हो गया, ये भी इन्होंने दिया है, लिख देंगे। तीसरी चीज देखो, इसमें जो ए बी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में यूज हो रही है। तो ये ए बी भुजा है, ए बी बराबर ए बी, ऐसे लिख सकते हैं हम, ए बी बराबर ए बी। ये दोनों ही त्रिभुजों में यूज हो रही है, मतलब ये उपनिष्ठ भुजा है, उपनिष्ठ भुजा। तब ध्यान से देखेंगे, पहले एक भुजा बराबर थी, फिर एक दोनों में कोण बराबर है, फिर एक भुजा बराबर है। तो ये क्या बना, साइड एंगल साइड, पहले एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड। तो एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ए बी के। तो एस ए एस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अब ये समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में बांटना करते हैं, तो चतुर्भुज है तो वो समांतर चतुर्भुज है, आयत है, समचतुर्भुज है या वर्ग है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शन आ रहे हैं ऐसे तो जो समद्विभाजित करते हैं। देखो जरा, ये समांतर चतुर्भुज, इसके विकर्ण ये और ये इसके विकर्ण है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यहां से यहां तक की दूरी और ये दूरी ये बराबर है, सेम ऐसी इसकी ये बराबर होगी यहां से यहां तक। तो ये समद्विभाजित कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। सेम ऐसे ही आयत, ये भी क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली इसके बराबर और इधर वाली इसके बराबर, तो ये भी समद्विभाजित कर दी है। सेम ऐसे ही समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं, लेकिन ये कोण 90 के नहीं बनेंगे यहाँ पे कोई भी। तो इसके विकर्ण देखो, तो इसके विकर्ण भी क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, ये इसके बराबर। ऐसे वर्ग, वर्ग के विकर्ण भी समद्विभाजित कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है, तो इसको नहीं देखेंगे हम, कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। तो कह रहा है कि स्क्रीन का आकार स्क्रीन के दो विकर्णतः विपरीत कोणों के बीच की दूरी को निर्धारित करता है। मतलब जो कोई भी मोबाइल है या टैब है, उसकी जो स्क्रीन का जो साइज होता है वो हम उसकी विकर्ण की दूरी नापते हैं। जैसे ये कोई हमने मान लिया कि ये डिस्प्ले है ए बी सी डी, तो ए से लेकर सी तक की जो दूरी है, ये विकर्ण जो है, ये इसके डिस्प्ले का साइज होगा। तो ये साइज दिया है √70 इकाई। तो अभी ये कह रहा है कि एक निर्माता ग्राहकों की मांग के अनुसार आयताकार डिस्प्ले, आयताकार मतलब रेक्टेंगल, इस तरह की डिस्प्ले बना सकता है। एक ग्राहक ने पिछले वर्ष निर्माता से √70 इकाई आकार की एक डिस्प्ले स्क्रीन खरीदी। तो एक ग्राहक है जिसने कंपनी से √70 इकाई की डिस्प्ले खरीदी, तो मतलब इस डायगोनल की लंबाई कितनी है, √70 इकाई। तो अपग्रेड के लिए वह बड़े डिस्प्ले के साथ उसी प्रकार की स्क्रीन चाहता है। तो जो ग्राहक है वो चाहता है सेम यही स्क्रीन बड़े साइज की मुझे चाहिए, तो नई स्क्रीन का जो आकार है वो दुगने से अधिक होना चाहिए। तो इसका जो डायगोनल है AC, तो वो चाहता है इसका 2 गुना, उससे तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसके 3 गुने से कम, 3 गुना, AC का 3 गुना, यानी कि AC जो विकर्ण है इसका 3 गुना, उससे तो कम लेकिन AC के 2 गुने से अधिक। तो हमने मान लिया वो जो डिस्टेंस है वो x मान लिया हमने। तो ये जो ग्राहक है वो चाहता है कि पहले वाली जो √70 इकाई उसके 2 गुने से तो बड़ी हो लेकिन इसके 3 गुने से छोटी हो, तो वो हमने x मान लिया। अब देखो AC पहले कितनी दी थी हमने, √70, तो √70 रखेंगे यहाँ पर, इज लेस देन x इज लेस देन 3√70, 2√70 इसमें ऑप्शन में देखिए सारी संख्या रूट के अंदर, लेकिन ये वाली है, लेकिन इससे तो हमें बड़ी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, इनको टू को भी रूट के अंदर ले जाओ, 2 रूट के अंदर जाके 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, इसलिए बाहर आ गया 70 एज इट इज
सेम ऐसे 3 को जब हम रूट के अंदर लाएंगे तो ये 3 देना उसका वर्क कर देंगे, 9 हो जाएगा अंदर आ गए, और 70 इनके मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 0 4 7 28 रूट 280, बाकी एज इट इज, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 9 0 9 7 63 630। अब मैं देखना ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो रूट 280 से बड़ी हो लेकिन रूट 630 से छोटी हो। तो देखिए रूट 145, तो ये तो छोटी है 280 से, हमें बड़ी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं होगा। तो रूट 175 जो कि रूट 280 से छोटी है, हमें चाहिए बड़ी, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑलरेडी है ही नहीं, इससे बड़ी चाहिए हमें। तो रूट 580, अब रूट 580 जो है वो रूट 630 से छोटी है लेकिन 280 से बड़ी है, तो यही हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक शंकुआकार टोपी यानी कि शंकु के आकार की, इतना आपने देखी होगी कि जैसे बर्थडे की कैप होती है, इस तरह की टोपी है कोई, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई देखो यहां से यहां तक ये ऊंचाई है, यहां से यहां तक, तो ये जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है, और ये त्रिज्या होती है यहां से यहां तक त्रिज्या, और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है 12, ये है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। अब तिर्यक ऊंचाई मतलब ये तिरछी ऊंचाई, ये वाली भुजा निकालनी है, और इस तिर्यक ऊंचाई को हम एल बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें यूज हो रही हैं, एक तो इसमें ऊंचाई, एक तो त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर, और एक ऊंचाई एच बोलते हैं, जैसे ये देखिए 16 सेंटीमीटर, और इसने एल का मान पूछा है यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो आर एच और एल में एक रिलेशन होता है, अगर देखा जाए ध्यान से तो ये समकोण त्रिभुज बनना है जिसमें ये ऊंचाई h है और ये त्रिज्या r और ये l, तो ये समकोण त्रिभुज बनना है। और समकोण त्रिभुज में रिलेशन पाइथागोरस का हम लगाते हैं। तो पाइथागोरस पर में क्या कहती है, ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो ये r h और l में रिलेशन होता है जो पाइथागोरस पर में से ही आया है। तो हमें l निकालना है, तो l का वर्ग एज इट इज। अब r त्रिज्या कितनी दी है 12, तो ये 12 का वर्ग हो जाएगा, ऊंचाई कितनी दी है 16, ये हो जाएगा 16 का वर्ग। अब इनका वर्ग निकाल दो, 12 का वर्ग 144 और 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कर देंगे, इनको जोड़ दो, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 6 4 10 एक हासिल, 5 4 9 और 1 10 फिर एक हासिल, 2 3 1 4 400। अब हमें ये एल स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन हमें चाहिए एल की वैल्यू, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट लेने पर ये वर्ग हट जाएगा और इधर आ जाएगा रूट 400। और 400 का वर्गमूल जितनी जीरो होती है उसकी आधी जीरो कर दो, और 2 का वर्गमूल सॉरी 4 का वर्गमूल 2, तो ये 20 आ गया। तो एल जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, तो बी हमारा सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक रैखिक बहुपद है। अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। हमें देखना होता है कि चर की अधिकतम घात कितनी है, वही उसकी घात होती है बहुपद की। तो देखो यहाँ x की घात यहाँ कुछ नहीं लिखी, तो जब कुछ नहीं होता तो घात 1 होती है, लेकिन यहाँ 2 है तो इसमें मैक्सिमम 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब जैसे ये x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ चर की घात 2 है लेकिन यहाँ चर की घात 3 है, तो यहाँ अधिकतम घात जो है 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। रैखिक क्या होता है, जिस बहुपद की घात 1 हो। तो हमें देखना है यहाँ पे घात 1 किसकी है। तो देखो यहाँ पे चर की घात 2 है, तो ये रैखिक नहीं है। यहाँ चर की घात 1 है और यहाँ 3 है, तो अधिकतम 3 हुई तो घात 3 है, इसकी घात है 2 और इसकी घात है 3, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें तो रैखिक ढूंढना है। अब यहाँ देखो चर है x और यहाँ घात है 1, इसकी घात है 1, तो यही है हमारा आंसर सी। और देखो वैसे देखो अगर y की घात देखे 4, तो यहाँ पे घात 4 है, तो हमें तो रैखिक देखना है, रैखिक मतलब घात 1 वाला बहुपद, तो वो ऑप्शन नंबर सी में ही है, यही हमारा सही आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, वर्ग अंतराल 110 वर्ग चिन्ह है, तो हमें 100 से 110 ये एक वर्ग अंतराल है, इसका हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह का जो साइन सूत्र होता है, तो किसी भी वर्ग अंतराल की ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को हम n मान लेते हैं और उस सीमा को कैपिटल N। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, माने कि निम्न सीमा मतलब छोटी सीमा और उच्च सीमा मतलब बड़ी सीमा। तो इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2 करना है बस। तो छोटी सीमा हमारी यहाँ कितनी है 100 और प्लस, और जो इसकी अपर लिमिट है वो है 110 और डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों को सम कर दो 100 और 110, तो 210 डिवाइडिंग बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, तो 105। तो 105 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है पहले वो समझेंगे। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज है कोई, कौन सा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये होता क्या है, समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो भुजा बराबर हो, और समकोण 90 डिग्री का एंगल। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा त्रिभुज। तो ये 90 डिग्री कोण, तो इसलिए समकोण त्रिभुज। और समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान हो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो ये वाली और ये वाली भुजा इसकी समान है। ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें ए बी और बी सी दो बराबर भुजाएं। ए बी इसका आधार है और ये ऊंचाई कहलाएगी, ये इसका कर्ण। तो आधार इसने 30 दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आधार, अगर ये देखो एक चीज और, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 30 है, तो इसकी ऊंचाई भी 30 होगी क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है 30 सेंटीमीटर। अब इसका आधार 20 ए बी ये 30 और बी सी इसकी ऊंचाई ये भी 30। तो जब आधार और ऊंचाई आपको पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 30 और इसकी ऊंचाई भी 30 सेंटीमीटर। तो इसको काट दो 2 से 15 और 15 की गुणा 30 में करनी है। तो 15 0 0 15 × 45, तो 450। और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो क्षेत्रफल कितना है 450 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं। देखने में देखो ये कितना बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके 4 ऑप्शन। तो बच्चे इसको भी देख कर घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। इसमें करना क्या होता है, अभिकथन को पढ़ना है, अगर ये सही है तो उस पर राइट का निशान लगा देना है, गलत है तो क्रॉस लगा देना है। फिर इसका कारण पढ़ेंगे, अगर ये सही है तो आपको उस पर सही का निशान लगा देना है, अगर गलत है तो क्रॉस का निशान लगा देना है। फिर उसके हिसाब से हमें आंसर, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे ये कह रहा है अभिकथन और कारण दोनों सही है, अगर दोनों ही सही है और साथ में जो कारण है, ये जो कारण है इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन इसकी ये जो कारण है ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, मतलब ये तो अभिकथन तो सही दिया है लेकिन ये जो इसका कारण है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन सी लगाओगे। अभिकथन और कारण दोनों गलत है तो आप लगाओगे ऑप्शन डी। तो देखते हैं, तो हम इसमें अभिकथन और कारण, तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और अगर सही है या गलत वो हम चेक करते जाएंगे। तो चलिए, अभिकथन है, यदि a बराबर 35 और b बराबर 145 है तो कोण a और कोण b कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अब रैखिक युग्म क्या होता है, अगर दो कोणों का योग 180 है तो वो रैखिक युग्म होते हैं कोण। तो देखो a प्लस b करके देखेंगे हम, ये है 35 प्लस 145, तो इनका योग देखे कितना आया 35 और 145 180। तो दो कोणों का योग 180 आ गया, तो मतलब ये क्या बना रहे हैं, कोणों का रैखिक युग्म। तो हमारा अभिकथन सही है।
अब कारण देखेंगे, कारण में क्या करा है, कोणों के एक रैखिक युग्म का एक योग सदैव 180 होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है कि रैखिक युग्म होगा जो कोणों का, वो हमेशा उनका योग, कोणों का योग हमेशा कैसा होगा, 180। तो कोणों के एक रैखिक युग्म का योग सदैव 180, तो यानी कि कारण भी हमारा सही है। तो इसी नियम के अकॉर्डिंग ये अभिकथन भी हमारा सही है। तो ये जो कारण है, इस अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखो ऑप्शन, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। सही व्याख्या क्यों कर रहा है, कि जो रैखिक युग्म होगा उसका योग हमेशा 180 होता है, और हमने यहाँ चेक किया कोण ए और बी को जोड़ा तो वो 180 आया। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा अभिकथन भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ये भी अभिकथन और कारण वाला ही क्वेश्चन है। तो अभिकथन और कारण दोनों को पढ़ेंगे और देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत, उसी के हिसाब से हम अपना आंसर चूज करेंगे। तो पहले हम अभिकथन देखते हैं। यदि x बराबर 1 बहुपद 2x² प्लस kx माइनस 12 का एक शून्यक है तो k बराबर 10। तो चेक करते हैं, अगर x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक है तो इसमें x की जगह 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो कैसे, 2x² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस kx, x की जगह फिर 1 रखेंगे माइनस 12, इसमें 1 रखने पर हमें 0 मिलेगा अगर ये x बराबर 1 इसका शून्यक है। तो यहां से इसको सोल्व करके k बराबर 10 आना चाहिए। तो देखते हैं, 1 का वर्ग 1 रहेगा, 1 की गुणा 2 में करेंगे तो ये तो 2 ही आएगा, प्लस k की गुणा 1 में करेंगे तो ये k रहेगा माइनस 12 बराबर 0। अब k तो एज इट इज, अब 12 माइनस k प्लस k 2, तो माइनस के 10 बचेंगे बराबर 0। अब 10 को उधर ले जाओ, हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो 10 अभी माइनस है, उधर जाके हो जाएगा प्लस के 10। तो इसका मतलब k बराबर 10 ये सही आंसर है। अगर ये x बराबर 1 इसका एक शून्यक है तो k की वैल्यू 10 आएगी, तो अभिकथन सही है। अब हम देखते हैं क्या कारण इसका सही है। कारण को x बराबर a बहुपद px का शून्यक है, तो p माइनस a बराबर 0, जो वैल्यू होती है बराबर में वही वैल्यू हमें रखनी होती है, लेकिन इसने रख दी माइनस, तो इसका मतलब ये हमारा कारण गलत है। ये क्या होना चाहिए था, अगर x बराबर a इस px का, तो हमें x की जगह a रखना था बराबर 0, ये होना चाहिए था, लेकिन इसने माइनस a रखा है तो ये गलत है। तो इट मीन्स अभिकथन सही और कारण गलत है। तो ऑप्शन हमारा सी बनेगा, जो अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हमारे 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे क्या हुआ, मोटिवेशन मिल रहा है मुझे क्या सभी को ही मिलता है। मुझे पहले लगता था कि भाई लोग ये बोलते हैं सब्सक्राइब करिए लाइक करिए, मुझे लगता था कि भाई ऐसा क्यों बोलते हैं, अगर किसी को वीडियो पसंद आएगी तो बोल ही देगा। बट लेकिन मुझे आज पता चला, जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली तो उस पर जैसे एक एक लाइक आ रहे थे, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसकी खुशी अलग ही होती है। तो इसलिए मैं भी बोलता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।